अच्छा भाई, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस ठीक है। सर। अच्छा भाई देखो, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है, हमारे पास एक उबर की केस स्टडी थी। ठीक है। इन्होंने जो एक्सप्रेस पूल लॉन्च किया था उसके ऊपर। तो बेसिकली था क्या? एक्सप्रेस पूल क्या था? देखो, उबर से आपको मालूम है, आपने क्या किया, आपने राइड बुक कराई। राइड के अंदर ये होगा कि आपके पास आएगी कैब, आई, आपने बुक कराई थी, आपसे बैठ जाओगे, चले जाओगे। ठीक है। प्रॉब्लम ये है, हमारे पास वो राइड आपको काफी कॉस्टली पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे के लिए होती है। ठीक है। आपके लिए आ रही है तो आप ही उसके अंदर जाओगे, कोई और आपके अलावा नहीं होगा, या आपका जो ग्रुप है उसका जा रहा होगा। ठीक है। बाद में उनको एक आइडिया है कि क्यों ना हम एक काम करें, जैसे दो तीन लोग होते हैं, एक कॉमन जगह पे जा रहे हैं, तो वो मिल के शेयर करके चले जाते हैं। इसको इस तरह समझो कि समटाइम ऐसा होता है कि जब कोई ट्रांसपोर्ट बंद होती है या कोई और इश्यू होता है, तो वहां पे जो दो तीन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम मिल के कर लेते हैं, और एक कॉमन पॉइंट जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वहां पे सब उतर जाएंगे, और जो भी फेयर बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से लेट्स सपोज कि आपके पास एक गाड़ी है। ठीक है। और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही दो तीन और लोग हैं जो बाय कोई भी जो है वो उबर करीब से आते हैं। ठीक है। वही कहते हैं कि यार हर बार हम उसको पे करते हैं, इतना हाई वो चार्ज कर रहा होता है, इसके बजाय एक काम करो, हम दो तीन लोग आ रहे होते हैं, अलग अलग आ रहे होते हैं, अगर हम लोग कॉमनली तुम्हें पैसे दे दें तो तुम्हें हमें पिक एंड ड्रॉप दे दिया करो। सेम यही कॉन्सेप्ट उबर ने अपनाया। उसने कहा कि भाई हमारे पास जो लोग कम हो रहे हैं, हम इसको मजीद डिमांड को बढ़ा सकते हैं अगर किसी तरह से प्राइस रिड्यूस कर दिए जाए। देखो याद रखो, हमेशा डिमांड और सप्लाई का ताल्लुक होता है, और जितनी प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर एक को महंगी ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है तो वो डिमांड कम करेगा, मगर अगर किसी तरह से वही प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, अब इतनी गर्मी है, धूप है, मुझे जाना है, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार अगर मैं गाड़ी बुलाऊंगा तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं क्यों ना बाइक या कर लूं और बाइक पे चला जाऊं, वो मुझे कंपैरेटिवली चीपर पड़ेगा। मगर इस धूप में जाना, वहां पे जाके कहीं भी जाना है, वहां मेरी अपनी तबीयत खराब हो रही है, इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर यही गाड़ी मुझे एट लोअर रेट पे मिल जाए। और लोअर रेट पे कैसे मिलेगी? कि अगर हमारे पास मल्टीपल लोग जमा हो जाएं और एक ही जगह से कर लें। इसको इस तरह समझो कि अगर मैं एफिशिएंसी क्रिएट कर लूं रिसोर्सेज के अंदर, एक गाड़ी के अंदर पांच लोगों की जगह होती है, एक ड्राइवर को हटा दूं तो चार लोगों की जगह होती है, मगर उसमें अगर एक सिंगल पैसेंजर जा रहा है तो एफिशिएंसी कहाँ रही? तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम एफिशिएंसी बढ़ा लें, वो इस तरह से अगर और लोग भी इसके अंदर आ जाए तो हमारे पास फायदा ये होगा, सबको एक डेस्टिनेशन पे जाना होगा तो कॉस्ट कम पड़ रही होगी, बेनिफिट ज्यादा मिल रहा होगा उस ड्राइवर को, और फिर ये होगा कि जो भी इसके अंदर पैसेंजर्स हैं उनको भी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इनका आइडिया था। अब हमारे पास क्या है, हम इसको शेयर करें मुख्तलिफ लोगों में, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं तो बात सही है, मगर अगर हमारे पास सारे लोगों का एक ग्रुप नहीं है तो उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, वरना जो खड़े ही रहेंगे जब तक वो भरेगी नहीं, चलेगी नहीं बस वाली कहानी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा हो जाए कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उस टाइम में उस लोकेशन पे जो लोग आ गए वो लोग सारे के सारे उस पे राइड कर लेंगे, और वो जो भी कॉस्ट होगी उसको कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे। अच्छा, ये कौन सा केस है? ये भाई हमारे पास उबर वाला केस है। जो वो था, उबर पुल वाला, क्या नाम था इसका, एक्सप्रेस पुल। एक्सप्रेस पुल वाला ये केस है हमारे पास उबर का। इसमें फायदा ये था कि भाई अगर सारे लोग एक जगह पे आ गए तो इससे फायदा ये हो रहेगा कि हमारे पास एक तो कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी, पहली बात, और दूसरी बात ये हमारे पास कि इससे ड्राइवर को भी फायदा होगा, और जो
लोग हैं अंदर राइट पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी फायदा होगा, तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी रिड्यूस जाएगी, बेनिफिट भी बढ़ जाएगा, तो ये विन विन सिचुएशन बन जाएगी सबके लिए। दैट वाज द होल आइडिया। बट इस सब के अंदर जो सबसे बड़ा हर्डल था वो ये था कि भाई टाइम कितना हो। इनिशियली टाइम 2 मिनट का रखा गया। 2 मिनट क्वाइट इनफ थे, 2 मिनट में लोग पहुंच रहे थे। मगर इनको लगा कि 2 मिनट कुछ कम है, क्योंकि हर बंदा 2 मिनट के अंदर नहीं पहुंच पा रहा। 2 मिनट का बदले कि बिल्कुल नियर बाय। अगर कोई बिल्कुल नियर बाय नहीं है तो फिर क्या होगा? ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बॉटल नेक है वो कौन है? वो है वो 2 मिनट का टाइम। तो अगर हम इस 2 मिनट के टाइम को हटा दें तो हमारे पास ये ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। मगर हम बिल्कुल इसको हटा भी नहीं सकते। अगर हमने बिल्कुल इसको हटा दिया तो होगा क्या? फिर हम खड़े ही रहेंगे, इंतजार ही करते रहेंगे कि भाई जब तक एक और पैसेंजर नहीं आता गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसको इन्होंने 2 मिनट से टाइम एक्सटेंड करके 5 मिनट पे कर दिया था। एक और ट्राई की गई, बट उसका इफेक्ट ये निकला कि 5 मिनट पे ये था कि ये ज्यादा एफिशिएंसी हो रही थी, ज्यादा भर रहे थे, कॉस्ट ज्यादा रिड्यूस हो रही थी, सब कुछ था। मगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई, वो था कि अनसेटिस्फैक्टरी फैक्टर। लोग को कह रहे थे कि भाई 5 5 मिनट का हमें अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो ये बहुत ज्यादा टाइम है। तो दो चीजें थी, या तो आप 2 मिनट का टाइम रखें, इस 2 मिनट के अंदर आपके पास एफिशिएंसी कम हो रही थी क्योंकि हर बंदा उस 2 मिनट के अंदर नहीं पहुंच पा रहा था। बट दूसरे एंड पे अगर देखा जाए, अगर 5 मिनट कर दिया जाए तो 5 मिनट में ज्यादातर लोग पहुंच रहे थे, मगर 5 मिनट का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा लोग डिससेटिस्फाई हो रहे थे। तो ये बेसिकली केस स्टडी इसी बेस थी कि भाई पहले हमारे पास एक सिंगल सिंगल पैसेंजर हुआ करता था जिसको हम पिक करते थे। फिर हमारे पास एक आइडिया आया क्यों ना हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हमने वहां पे रख दिया कि भाई हम शेयर कर लेंगे। शेयर कर लेंगे, पूल बन जाएगा, पूल बन जाएगा, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो हर एक को एट लोअर कॉस्ट पड़ेगा, तो ज्यादा बेहतर तौर पे या ज्यादा इजीली लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरा बात ये कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और तीसरी बात ये कि जो ड्राइवर है उसके भी ज्यादा एडवांटेज मिल रहा होगा। तो ये विन विन सिचुएशन बन जाएगी हर एक के लिए। मगर फिर वही बात आई, जो है हमारे पास एक जो लिमिटिंग फैक्टर आया वो ये था कि हमारे पास टाइम फैक्टर। वो ये था कि अगर हम 2 मिनट खाली वेट करेंगे हर एक के लिए तो 2 मिनट हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है। हर एक बंदा 2 मिनट में नहीं पहुंच पा रहा, और जब वो 2 मिनट में नहीं पहुंच पा रहा, इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो यूटिलाइज करना चाह रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे 2 मिनट से बढ़ा के 5 मिनट के किया गया। 5 मिनट में ये था कि सब लोग इजीली पहुंच रहे थे, कॉस्ट रिड्यूस फर्दर हो रही थी, क्योंकि लेट सपोज पहले 4 बंदों की जगह थी जिन्होंने बुक कराई थी, अब 4 में से 2 बंदे खाली पहुंच सके तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो एफिशिएंसी आ सकती थी वो नहीं आ रही। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइम बढ़ा के 5 मिनट किया, मगर 5 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा था। तो लोग सही से सारे लोग पहुंच तो रहे थे, मगर उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो लोग डिससेटिस्फाई हो रहे थे। तो इस आइदर केस या तो 2 मिनट पे लेके जाए, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर 5 मिनट पे लेके जाते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली इन दो के हमें बीच में कोई बैलेंस क्रिएट करना था, क्योंकि ये इटसेल्फ एक इनोवेटिव आइडिया था जो कि क्या कर रहा था, लोगों की कॉस्ट कम कर रहा था और विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा था सबके लिए। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट? कोई सवाल? ओ सर, ओ सवाल। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, स्क्रीन नजर आ रही है सबको?
यस सर। अच्छा भाई, अब हमारे पास है साइबर अटैक ऑन ए बैंक। ठीक है। अब ए बैंक में हुआ क्या था। ए बैंक की कहानी कुछ इस तरह से है। हाँ, ए बैंक की कहानी कुछ इस तरह से कि भाई एक बैंक था जिसका नाम था ए बैंक। अब हुआ ये था कि वहां पे एक कस्टमर आया, कस्टमर ने आके कंप्लेन की कि भाई मेरे अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हुई है। तो जो भी फ्रंट डेस्क बैठा हुआ था उसने उसको एज इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसने कहा हाँ भाई अच्छा हुई होगी, और मैं आगे इन्वेस्टिगेट करता हूँ, और कहानियां देख के उसको टला दिया फ्रंट डेस्क से ही। उसकी रिपोर्ट आगे नहीं गई क्योंकि उनको ये लगा कि ऐसे ही वो फॉल्स क्लेम कर रहा है। ठीक है। मगर बाद में जब ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ और भी कस्टमर से कंप्लेन आने लगी, और एक बंदे ने बाकायदा अपने कोर्ट का नोटिस इनको दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, और वो अपने जो है लीगल कंसल्टेंट के साथ अब वहां पे बैंक में आया, तो इनको आइडिया कि नहीं कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ जरूर है। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या काम किया, इन्होंने कहा भाई ठीक है हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इसके अंदर इनको एक चीज नजर आई अ, कि जो डोरमेंट अकाउंट्स थे, उन अकाउंट से जो है कुछ अमाउंट जो है वो अनऑथराइजली ट्रांसफर हुई है। तो उनका ये क्या बात हुई, तो उनका डोरमेंट अकाउंट बेसिकली होता क्या है, वो अकाउंट जो काफी अर्से से ऑपरेट ना हो रहा हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट तमाम बैंक्स को, उन्होंने तमाम अकाउंट्स को नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डोरमेंट अकाउंट्स को किया, क्योंकि डोरमेंट अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें कोई लोग एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से ज्यादातर उस पर फोकस नहीं होता। मेरा अकाउंट है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, नो वन केयर्स। ठीक है। अगर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है इसका मतलब मैं एक्टिवली इसको यूज नहीं कर रहा। यूज नहीं कर रहा तो मेरा ज्यादा फोकस भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोरमेंट अकाउंट्स को टारगेट किया। ठीक है। और उसके अंदर 8,000 अकाउंट्स को अप्रॉक्स टारगेट किया गया, और वहां से $450 मिलियन ट्रांसफर किए गए। तो इनिशियली तो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, बट जब बाद में इन्होंने देखना शुरू किया तो ये बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए कि एक मिसहैप था जो कि बैंक के एंड से हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट इतने ज्यादा अकाउंट से ट्रांसफर होना, तो एक क्वेश्चन मार्क था ये कैसे हो रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर होता यह है कि एक रिस्पांस स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ठीक है। जिसके अंदर एक था IRP, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। इन केस अगर कोई भी इशू आता है तो फौरी तौर पे रिस्पांस कैसे करना है। दूसरा एक था CSA, साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट्स। इनका काम ये था कि फौरन क्या करेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। इस तरह से इनके पास और भी लोग थे, वो ये थे इस रिस्पांस टीम के अंदर। CFO था, इनका लीगल था, और इनका PR था। ठीक है। जब इनको ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जितने भी अकाउंट थे वो सारे फ्रीज कर दिए ताकि फर्दर कोई लॉस ना हो पाए। ठीक है। उसके बाद फिर इनकी मीटिंग बैठेगी क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है FBI को इन्वॉल्व करना। देखिए, बहुत सारे लोग FBI को इन्वॉल्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन केस जब ये बात लीक होगी बाहर, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेट सपोज आपने क्या किया है, आप अपने पास अपना पैसा बैंक में रखवाते क्यों है? रखवाने की वजह ही यही होती है कि भाई आपका पैसा सिक्योर है। कोई भी मसला होगा, कुछ भी है, बैंक मौजूद है, बैंक आपकी पेमेंट करेगा, बैंक में सेफ एंड सिक्योर है। घर के अंदर इश्यू हो सकता है, कोई भी स्नैचिंग हो सकती है, कोई भी क्राइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बैंक क्या है, बैंक बैंक जो है वो सिक्योर है, इसीलिए आप बैंक में रखवाते हैं। मगर अगर बैंक से ही पैसा चोरी हो जाए तो आपको पोटेंशियल रिस्क ये होगा कि यार अगर बैंक में भी महफूज नहीं है तो फायदा इस बैंक का। तो उस बैंक के विड्रॉल होने शुरू हो जाएंगे, बैंक की अपनी रेपुटेशन नीचे आ जाएगी, और बैंक के अंदर जो है वो लोग डिपॉजिट करवाना बंद कर देंगे। मगर अगर अपने आप को आपको सेव करना है, बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करवाना, तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करते, खामोशी को अपने एंड पे हैंडल करते हो, और कोई भी रिस्क होता है, कोई भी मसला होता है, तो फिर कैसे हैंडल करोगे? इसकी एग्जांपल इस तरह समझो कि
इंशाल्लाह फ्राइडे को आपकी क्लास के अंदर एक और केस डिस्कस होगा। उसके अंदर भी सेम इसी तरह से हुआ था, एक साइबर अटैक हुआ था। और उनके स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डर के मारे कि ऐसा ना हो कि लोग हमारे परचेजिंग करना बंद कर दें, या हमारे जो है वो शेयर्स की वैल्यू नीचे आ जाए। उन्होंने अपने एंड पे तमाम चीजें खुद ही देखी, खुद ही रिजॉल्व की, और उन्होंने किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है। उसका ड्रॉबैक क्या निकला? उसका ड्रॉबैक ये हुआ कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम जिसने अटैक किया था, उसने एक और उनके कॉम्पिटिटर पे अटैक किया, और इस बार जो अटैक किया वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर के थ्रू करवाया, जो कहते हैं जॉम्बी अटैक। ठीक है। इसमें आपको खुद नहीं पता होता। तो जब ये बात लीक हुई कि भाई ये आपके पास से अटैक आ रहा है, एफबीआई उनके पास आई, तो उनका भाई हम पे भी पहले हुआ था। उन्होंने कहा आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की, तो वो फंस गए। तो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप भाई आप उनको लॉ इन्फोर्समेंट को इसमें इन्वॉल्व कर, ताकि इन केस कोई भी इशू हो आप बच सकें। दूसरा, एससीसीपी वरना आपकी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका काम होता है कि डिस्क्लोजर, आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो आपको लाजिम होता है कि आप आपके जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं, सबको आपको नोटिफाई करना लाजमी होता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद जिसकी मर्जी है, जो इन्वेस्ट करना चाहे करे, जो डिपॉजिट करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहे जाना चाह रहा है वो चला जाए। बट आपको सबको नोटिफाई करना लाजमी होता है। आपको लॉ इन्फोर्समेंट को बताना जरूरी होता है। आपको एससीपी को इन्वॉल्व करना, उनको बताना, डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। ये लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि लाजमी आपको अडॉप्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सब होता रहा। हाँ, अब इस सब का एट द एंड हम निकालते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। इस सब का इशू हुआ क्या था? इशू ये हुआ था कि इन लोगों ने एक थर्ड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उस थर्ड पार्टी का जो था, वहां से जो ऑपरेटर था, वहां से उन्होंने इसको इलीगल जो है, अनऑथराइज इसको एक्सेस करना शुरू कर दिया। कहां से हुआ था? जो थर्ड पार्टी को, ए बैंक के जो थर्ड पार्टी थी, इन्होंने उनको दिया था ये कॉन्ट्रैक्ट कि जो सिक्योरिटी के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। देखो भाई, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहली बात ये, एक बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबका पैसा इस बैंक में लगा हुआ होता है। जब सबका पैसा इस बैंक में लगा हुआ है, तो इसलिए ये बैंक रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी सिक्योरिटी भी बैंक को खुद करनी चाहिए, ना कि ये आउटसोर्स कर दे, थर्ड पार्टी को ये दे दे। ठीक है। थर्ड पार्टी के पास जाने का मतलब ये है कि आपका जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो सारा का सारा मॉनिटर और हैंडल थर्ड पार्टी करेगी। तो इसके मिस यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को थर्ड पार्टी को अपना सर्वर या अपना डेटा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई, इस सब के बाद एट द एंड हमने क्या सीखा? हमने देखा भाई हमारे पास पहली चीज, जो भी ये बैंक था, ए बैंक, इनको अपने सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। पहला जो था इंटरनल सिक्योरिटी स्पेंडिंग, कि भाई आप अपने पास इंटरनली भी क्या करें, इन्वेस्टमेंट्स करें किसके ऊपर, अपनी सिक्योरिटी पे, ताकि आप लोग खुद से इंटरनली मैनेज करें, बजाय थर्ड पार्टी आउटसोर्स करने की। ठीक है। दूसरी बात, जो सेकंड इशू उन्होंने किया, वो ये था कि अपने पास जितनी भी चीजें, उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए था, क्योंकि मॉनिटर खुद से नहीं कर रहे थे। देखो, आप मॉनिटर रखोगे चीजों को तो आपको पता रहेगा। एक डोरमेन अकाउंट से कोई भी ट्रांसफर कर रहा है, इलीगल ट्रांसफर कर रहा है, अनऑथराइज ट्रांसफर कर रहा है, तो आपको फौरन समझना चाहिए कुछ ना कुछ मसला है। आपके 8,000 अकाउंट्स, एक या दो नहीं, 8,000 अकाउंट से $450 मिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है जो इलीगली ट्रांसफर होकर आपको पता भी नहीं चला। और जब आपके पास कंप्लेन आई तो आपने उसको भी फ्रस्ट्रेट नहीं किया। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। तीसरा, आपका अपना स्टाफ जो इतना केपेबल होना चाहिए, उसको फौरी तौर पे पता चलना चाहिए कि भाई अगर कोई भी रिपोर्ट आ रही है, या आपके पास कोई भी ऐसी चीज आ रही है
कि जो सस्पिशन क्रिएट कर रहा है, कुछ सस्पिशियस सी एक्टिविटी अगर मॉनिटर हुई तो फौरन उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपको कुछ गड़बड़ लग ही नहीं रही। बट 8,000 अकाउंट्स कम नहीं होते, $450 मिलियन कम नहीं होते। आपको कोई सस्पिशन नजर नहीं आई। जब एक बंदा आपके पास आया भी तो भी आपने इग्नोर कर दिया। जब तक आपके पास लीगल नोटिस नहीं आया आपने उसको एंटरटेन नहीं किया। तो ये आपके स्टाफ की एक बहुत बड़ी वीकनेस थी कि उनको इतना फैसिलिटेट नहीं किया गया, उनको इतना ट्रेंड नहीं किया गया। अच्छा भाई, फिर क्या है? हाँ, हमारे पास क्या आता है? ऑडिट। ऑडिट हमारे पास डिफरेंट चीजों का होता है, जिसके अंदर आईटी ऑडिट भी शामिल होता है। आईटी ऑडिट वाले आके ये तमाम चीजें मॉनिटर करते हैं। देखो, अगर कोई डोरमेंट अकाउंट है और वो ऑपरेट हो रहा है तो डोरमेंट अकाउंट ऐसे ऑपरेट नहीं हो सकता। डोरमेंट अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपको पहले अनफ्रीज करवाना पड़ता है उसको ऑपरेट करने से पहले। तो ये ट्रांजेक्शन हुई कैसे, आपको उस वक्त पूछना चाहिए था भाई, ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल कैसे, क्योंकि डोरमेंट अकाउंट में ऐसी ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होती। जब तक वो अनफ्रीज नहीं होगा ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इवन पाकिस्तान के अंदर यही है, आप डोरमेंट अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या चाहिए? आपके पास ऑडिट होना चाहिए तमाम अपने आईटी का, कि कौन कौन से आपके पास चीजें मौजूद है, कौन कौन सी सिक्योरिटी मौजूद है, कहाँ पे क्या लैकनेस है, उन तमाम चीजों को ओवरकम किया जाए, तमाम चीजों को देखा जाए। अच्छा, इसके अलावा फिर जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑथराइजेशन। भाई, हर एक के पास इतनी ज्यादा ऑथराइजेशन नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली अगर कोई इतना सेंसिटिव डेटा है तो उसके लिए एक से ज्यादा लोग ऑथराइज होने चाहिए, ताकि एक के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। लेट सपोज आपके पास एक बंदा था, इस पास ऑथराइज था, भाई उसने ये काम कर दिया। मगर अगर एक के बजाय ये दो तीन चार लोग होते ऑथराइज में, जब तक वो सारे मिलके ऑथराइज नहीं करेंगे ये काम नहीं हो सकता। तो ये इंसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, क्योंकि सबको एग्री करना पड़ता। ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे ऑथराइजेशन में, उतना ही ये कॉम्प्लेक्स और मुश्किल होता जाएगा। तो कभी भी सारी की सारी अथॉरिटी एक बंदे को नहीं दी जाती। अगर आपने उसको अथॉरिटी दे दी तो इसका चलाएंगे। मतलब है आपने अपने हाथ पैर कटवा लिए। कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा था? कोई सवाल है? देखिए भाई, इस केस स्टडी नो में सर। किसी को कोई इशू है? कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। क्लियर है सब? यस सर, सब क्लियर है। अगर पेपर में ये केस स्टडीज आती हैं तो आप लोग कवर कर लोगे। आई होप कि हमने तमाम चीजें क्लियरली खुल के बात की है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी है तो बता दो, अभी भी पूछ लो। नो सर, नो कंफ्यूजन। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब जो हमारे फ्राइडे को परसों क्लास होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी। क्लियर है सब? चलो भाई, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।